नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में आने वाले 3 दिन राष्ट्र के वैश्विक स्तर पर एक पहचान को और मजबूत करने के दिन है, क्योंकि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष G20 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए एक एक करके हिंदुस्तान के जमीन पर उतर रहे हैं। और वो भारत मंडपम, जिसमें भारत अपने आप में राजनीति का मुद्दा आज के दौर में, और मंडपम शब्द के जरिए क्या वाकई में एक नई रेखा खींचने की तैयारी की गई। नटराज की मूर्ति, संदेश क्या है? सवाल यह भी है कि G20 के जरिए क्या हिंदुस्तान विश्व को यह संदेश देने में कामयाब हो रहा है कि चाहे मामला अर्थव्यवस्था का हो, चाहे मामला चिकित्सा का हो, चाहे मामला जलवायु परिवर्तन का हो, चाहे मामला शिक्षा का हो, या फिर मामला इससे इतर प्रदूषण का हो, हर स्थिति को कंट्रोल करने में और कंट्रोल करके विश्व को एक दिशा दिखाने में क्या हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है? और क्या वाकई में कोरोना के बाद G20 का यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान को अभी से विकसित राष्ट्र की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा? क्योंकि जो आयाम हिंदुस्तान ने विकासशील रहते हुए स्थापित किए हैं, वो वर्तमान स्थिति में विकसित राष्ट्र भी नहीं कर पा रहे। तो आज बात इसी मुद्दे पर की, G20 के जरिए हिंदुस्तान को क्या मिलने वाला है, हिंदुस्तान की छवि में क्या बदलाव आने वाला है, और वैश्विक स्तर पर क्या वाकई में लीडर की भूमिका में हिंदुस्तान तैयार हो चुका है। हम एक अनुपम संदेश हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान को लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी छोड़ने में कामयाब हो रहा है, या इसको लेकर वो कौन से सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कई सवालों को खड़ा कर रहा है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई में हिंदुस्तान उन राज्यों, उन देशों से पीछे रह गया जो कोरोना के बाद अपने अपने देश में सेंसेक्स यानी कि जनगणना करा गए, लेकिन हिंदुस्तान नहीं करा पाया? क्या वाकई में भुखमरी के मामले में हिंदुस्तान आज भी अपने देश में 15 करोड़ लोगों को खाना देने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि 80 करोड़ को मिल रहा है और वर्तमान आंकड़ा 95 करोड़ के आसपास है। सवाल और भी बहुत है, तो शुरू करते हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता RC चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल जी। शुरुआत अमित जी आपके साथ। G20 ग्रुप ऑफ 20 वो देश जिन्होंने 1997 में शुरू किया अर्थव्यवस्था को लेकर, और सिर्फ गवर्नर की भूमिका थी। आज राष्ट्र अध्यक्षों की भूमिका और सारे राष्ट्र अध्यक्ष हिंदुस्तान के अंदर G20 सम्मेलन के अंदर हिंदुस्तान को संदेश क्या? देखिए, मैं आज अपनी बात एक मशहूर फिल्म 1980 में आई थी, उसका नाम था पूरब और पश्चिम। उस फिल्म का टाइटल आप देखिए, पूरब और पश्चिम। उसकी कुछ पंक्तियां हैं गाने की, वो गुनगुना चाहता हूं आपको। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे ये संसार चला और आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले। विजेंद्र भाई, 1980 में जिसने भी ये कल्पना की थी, वो निश्चित रूप से भारत के गौरवशाली इतिहास को जानता था। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, आप आर्यभट्ट ने जब शून्य का आविष्कार किया, वो उसी का परिणाम है कि चांद तक हम पहुंचे हैं। और भारतीयता और भारतवंशियों पर
पूरे विश्व में किस तरह से उनकी धाक जमी। आप ये देखिए 7 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भारतवंशी हैं। थोड़े दिन पहले जो बाइडेन ने कहा कि आने वाली सदी भारत की सदी है। 2 दिन पहले ऋषि सुनक ने कहा आने वाला वक्त भारत का वक्त है। और ये ऐसे ही कहने को नहीं है, ये साबित किया है भारत ने। और भारत का मतलब भारत के प्रत्येक भारतीय ने, आज 140 करोड़ भारतीय ने साबित किया है कि कई तरह की विविधताओं के होने के बावजूद भी जहां देश के प्रति कमिटमेंट है, हम सब लोग साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर एक व्यक्ति अगर 1 कदम आगे चलेगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे चलेगा। तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के ध्येय वाक्य के साथ में ये G20 का समिट हो रहा है। और आप अमित भाई इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। एक व्यक्ति या कहीं की एक गांव, हाँ। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, इसमें जरा बताइए सबका साथ अगर है तो विपक्ष में किस नेता को और क्या भूमिका G20 में दी गई है कि आइए साथ चलिए, हिंदुस्तान का प्रोग्राम है, आप भी भूमिका निभाइए? देखिए मैं आपको बताऊं, विषय राजनीतिक नहीं है आज का विषय राष्ट्र के गौरव का विषय है। आज छोटे मोटे प्रश्न उठाने का विषय नहीं है। आप ये देखिए पिछले कुछ समय से क्या पोजीशन है। आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हम है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। कोरोना को आप देखिए, कोरोना के बाद एक बार वसुधैव कुटुंबकम में क्या देश की भी पार्टियां आती हैं? आरसी चौधरी जी, वाकई में गौरव का क्षण है कि भाई G20 को सफलतापूर्वक हिंदुस्तान पूरा कर रहा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों की भूमिका है। हर कोई कह रहा है कि केंद्र बिंदु आज वैश्विक स्तर पर भारत है, और क्या चाहिए? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि G20 का गठन आखिर क्यों जरूरत हुआ। जो आपने 1997 का जिक्र किया, उसके बाद में जब उन देश जो इसके अंदर थे, उनके जो वित्त मंत्री थे, वित्त सचिव थे, वो लगातार इनकी बैठकें कर रहे थे। लेकिन जो शिखर सम्मेलन 2008 के बाद में शुरू हुआ, G20 बना, ये वैश्विक आर्थिक मंच है। ये दुनिया के जीडीपी का 2/3 जो हिस्सा है वो इस देश के साथ में है। निश्चित रूप से जो देश जुड़े हैं 2008 के अंदर वैश्विक आर्थिक मंदी की दौर से, जब दुनिया के सामने चुनौती थी, तब दुनिया के लोग एक मंच पे आए और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक मंच बना। 2003 के अंदर भारत को इसका अध्यक्षता करने का अवसर मिला, 2018 में करा और 2043 में पुनः करेगा। सरकार किसी की भी हो, हर देश को एक तय समय के अंदर इसको अवसर मिलता है। लेकिन दुनिया के जो देश हिंदुस्तान की धरा पे आ रहे हैं, उनके पटल पे हम क्या रख पा रहे हैं? उनके सामने जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो भारत क्या दुनिया के सामने एक जो सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, क्या ये उपभोक्ता का बाजार बन के रह गया है? क्या इस देश की जो आबादी 65% युवा है, जो इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, क्या उस आबादी को अवसर है? क्या देश की सरकार ये बता सकती है, जो एनडीए है, नो डेटा अवेलेबल, एनडीए नो डेटा अवेलेबल, उनके पास में कोई आंकड़े नहीं है। लॉकडाउन के अंदर कितने श्रमिकों की मौत हुई, कितने लोग कोविड के अंदर चले गए, लेकिन तमाम सब चीजों की नहीं है। उसके लिए G20 प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है, उसके लिए तो आप हिंदुस्तान में करते रहिए आपस में राजनीति जो करनी है। विजेंद्र जी, तो वैश्विक प्लेटफॉर्म है ना। विजेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से आप जो जिक्र कर रहे हैं, यूपीए की सरकार बनी 2004 के अंदर, 2014 तक सरकार रही। जो एवरेज जीडीपी जो ग्रोथ है इन 10 साल के अंदर 7.5% रही। आज 9 साल एनडीए की सरकार होगी, 9 साल के अंदर 5.7% इनकी एवरेज जीडीपी रही। तो क्या दुनिया के पटल कैसे हो रहा है? G20 हो रहा है। आरसी चौधरी जी अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ विजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो जिक्र किया, वैश्विक अगर आर्थिक मंच है तो वैश्विक आर्थिक मंच के अंदर भारत की स्थिति क्या है? मैंने आपके सामने जीडीपी का जिक्र किया, यूपीए की सरकार के शासनकाल का किया, एनडीए की शासनकाल का किया। हमने कहना चाह रहे हैं कि 2021 के अंदर जनगणना होनी थी। वो जनगणना इस कोविड के दौरान जो G20 के जो नेशंस हैं उन्होंने कराई, इंडोनेशिया हो, ब्राजील हो, हर दूसरे देश ने जनगणना कराई। भारत इस जनगणना को कराने में असफल रहा। इसलिए लोगों को जो कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए थे, जो एनएफएसए के द्वारा दिए हुए थे, किसी और अन्य जो अधिकार दिए हुए थे, उन अधिकारों से महफूज होना पड़ा, उन्हें वंचित रहना पड़ा। ये हम सब के लिए एक चुनौती की बात है। जो जीडीपी की अगर ग्रोथ देखेंगे और भारत की अगर अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अर्थव्यवस्था 1991-92 9 से 2014 तक, छोड़ दीजिए ना, अभी बता दीजिए कि भाई वर्तमान स्थिति में वैश्विक स्तर पर बाकी देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी ऊपर है या कितने देशों से नीचे है, ये बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है अभी वर्तमान। भारत जो देश है, उस देश के अलग अलग जो सूचकांक है, जो आंकड़े हैं, जो इस देश की
जो अलग अलग जगह पे भूखमरी के आंकड़े हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, डेमोक्रेसी हो, तमाम जो आंकड़े हैं वो इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आर्थिक मंच है। इस आर्थिक मंच पे आंकड़े दुनिया के पटल पे भारत की छवि को बढ़ाते हैं। ये आंकड़े निश्चित रूप से हम सबको चुनौती करने वाले हैं। कौन से आंकड़े सर बताइए ना? अभी अर्थव्यवस्था में हम वैश्विक स्तर पर कहां हैं? हंगर इंडेक्स के अंदर भारत है वो 107 नंबर पे है 123 देशों में। और ये रिपोर्ट कब की है सर? चुनौती की भाई अभी तो बताया गया कि 16 करोड़ लोग तो बीपीएल से ऊपर आ गए हैं। 16 करोड़ बीपीएल से ऊपर आ गए सर, एक आंकड़ा था अभी। मैं कह रहा हूं ये हंगर इंडेक्स के अंदर है। कितने आप बाहर निकाले, ये हंगर इंडेक्स कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती। ठीक है, अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर हैं अदिति। क्योंकि सवाल विपक्ष का काम है उठाना, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो पहचान हिंदुस्तान की बन रही है G20 के जरिए बीजेपी सरकार या कहीं के मोदी सरकार, बेसिकली मोदी सरकार क्या संदेश अंकित कर रही है? दो तीन चीजें हैं, जैसे भारत मंडपम, भारत शब्द को बहुत क्लियर कर दिया गया और वो लेटर में भी, निमंत्रण लेटर में भी दिया गया। नटराज की मूर्ति को लगा देना। अब जो जानते हैं वो जानते हैं कि नटराज प्रकृति के संतुलन के साथ उद्गम का एक स्रोत है। तो क्या हम ये बताना चाह रहे हैं नटराज की मूर्ति के जरिए कि अभी केंद्र बिंदु कोई है वैश्विक स्तर पर, वो हिंदुस्तान है, सब चीजें हिंदुस्तान के इर्द गिर्द घूमेंगी? देखिए, G20 की बैठक जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, हम इन 4 दिनों का जो कूटनीतिक कैलेंडर है उसके कितने राजनीतिक मायने हैं भारत के अंदर और पूरे विश्व में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है आज रात को होने वाली जो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात। अमेरिका और भारत 2 महीने पहले भी मिले, सबने देखा। जो बात अभी हो रही थी जिसमें हम अपनी गलतियां बता रहे हैं, बात अलग है। भारत महान है, यहाँ की गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम आपस में लड़ते हैं ठीक है, पर जब बाहर वाला घर आया हुआ होता है तो अक्सर ये संस्कार दिए गए होते हैं कि लड़ना बाहर वाले के सामने नहीं है। तो ये अगले 3 दिन हम भारत की तरक्की की बात करें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो बेहतर है। मैं मानती हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया गया, वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन हम आज जो बातें कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। हमको ये समझना है कि भारत इससे क्या पाएगा। पहले बड़ी बात है कि हमारे पास चीन की चुनौती है। चीन आ भी नहीं रहा, शी आ भी नहीं रहे, लेकिन अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे। तो आज जो बायलैटरल मुलाकात है जिसमें हमने 80% टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे, कितनी प्रोग्रेस हुई, जो हमारे लिए इंजन जो है जो तेजस पे लगने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमको बहुत आत्मनिर्भर बनाएगा। और आत्मनिर्भर छोड़ दीजिए, अगर वो सरकार का लैंग्वेज है तो हम डिफेंस में बहुत आगे जाएंगे। दूसरी न्यूक्लियर डील एक बात होगी, उसके अलावा हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो आज की बायलैटरल बहुत मुलाकात है और इससे ज्यादा देश में चाइना को रिप्लेस नहीं किया जा सकता उसकी सप्लाई की वजह से, और उसी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए भारत को तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं। कौन? इस G20 में 10 ऐसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। कोई ना कोई वजह तो होगी। कोरोना में हम अपने आप खड़े हुए बिना किसी सपोर्ट के, उस वजह से आज हम चांद पर पहुंच गए। और उससे पहले रशिया, यूक्रेन, तेल जैसे तमाम मुद्दों पे भारत का स्टैंड रहा। ये सारी वजह है कि फ्रांस से लेकर तमाम देश जो हैं वो भारत की तरफ फ्यूचर में देख रहे हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना आ नहीं रहा, चाइना ने आपत्ति जताई है, वसुधैव कुटुंबकम पर आपत्ति जताई है। यही वजह थी कि हमने उसका इंग्लिश रूपांतरण किया, द अर्थ, उसके बाद द फैमिली एंड जिस तरह से कहा, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स ले लीजिए, योगा ले लीजिए, और अभी का भी मुद्दा है, G20 का मुद्दा है। भले ही ये इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं। हम उसको राजनीतिक बातें भी करेंगे। विजन की वजह से सबको साथ लेकर चलने से भारत को क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि भारत GSA ग्लोबल साउथ एजेंडे में आगे बढ़ेगा। और ग्लोबल, देखिए यहाँ पर 2 पोल है, ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में भारत लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी चीन कर रहा था, और अगर चीन तैयारी करता है तो वो विस्तारवाद भी करेगा, पूरे ग्लोबल साउथ में विस्तारवाद करेगा, जिससे दूसरे देश डरते हैं। इसीलिए चाइना की जगह भारत का ऑल्टरनेट पैदा हो रहा है। हालांकि आसान नहीं है, जो सप्लाई चेन्स चाइना की हैं
उसको उसकी उनसे कोई दूरी नहीं बना सकता। आज हमारे लिए भी चाइना उतना ही जरूरी है, दिवाली के पटाखे से लेकर हेलीकॉप्टर, प्लेन से लेकर तमाम चीजों, लैपटॉप को। लेकिन चाइना को ऑल्टरनेट खड़ा करने के लिए पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। और आज G20 वैसे तो ये बहुत ओवर हाइप्ड हो गया है, बहुत खर्चा हो गया है, तमाम चीजें हैं और ये इतिहास गवाह है कि G20 में कभी इतना खर्चा और इतना तामझाम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग हर चीज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। और हम लोग छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज एक इवेंट बनाते हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया से लेकर तमाम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 महीने से केवल भारत के G20 की। तो भारत के लिए सिर्फ ये चुनौती है कि रशिया और चाइना जो लास्ट का कंसेंसस होता है G20 का वो कैसे बना पाते हैं, क्लीन एनर्जी से लेकर तमाम चीज जो आखिरकार इकोनॉमी और फाइनेंस को बूस्ट करती है। लेकिन वो कंसेंसस बनता है नहीं बनता। लेकिन हम लोग हाफ पे आ चुके हैं और हम ग्लोब में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कर्नल देवानंद जी हमारे साथ है, विशेषज्ञ। देवानंद जी जरा चंद लाइनों में इसको वाइंड अप कीजिए कि भाई इस प्रोग्राम से हमें क्या मिलने वाला है और इसका क्या फ्यूचर में असर होने वाला है वैश्विक स्तर पर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो G20 जो हमारे देश के अंदर आयोजित किया जा रहा है 19वां है और सम्मान, इससे जो देश का सम्मान बढ़ा है, आज नागरिक का मनोबल बढ़ा है, सेनाओं का मनोबल बढ़ा है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक त्योहार का मैं मानता हूं माहौल बना है, जो मेरे लिए गर्व की बात है। अब मैं सुन रहा था दिन भर चर्चाएं बहुत सारी की खर्चा मैं ये मानता हूं कि G20 एक ऐसा फोरम है जहां पर भारत देश ने अपने देश की एक भावना को दुनिया के आगे रखा है। 60 जगह इन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए कि देश की संस्कृति, देश की ताकत, देश का हमारा जो आत्मा है उसको दुनिया के आगे लेके आए हैं। और उसके साथ साथ ये बातें बहुत चर्चाएं हो रही हैं, पैसा लग गया। अरे देश तो वैसे भी इन दिनों में देखा जाए तो आंकड़े छोड़ दो, थोड़े आंकड़े तो जिस तरह हैं, पर ये दुनिया मानती है कि भारत आज बड़े पैमाने पे एक ऐसा देश निकल के आया है जिसकी तरफ सारे देश आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं। अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप के देश हो, सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, जो एक गौरव की बात है। तीसरी बात यह कि इससे जो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट आया है, दुनिया मानती है, मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है, देश बन गया है, तो इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए। देश के सम्मान की बात आई है। आजकल जिस प्रकार से हमारे एक बदलाव देश में देखने को मिला मोदी जी के आने के बाद, वो क्या था? वो ये है कि देश अब देवानंद जी देखिए 2 मिनट सुनिए मेरी बात। जी, 2 मिनट नहीं है मेरे पास भाई। G20 पे विश्लेषण कर रहा हूं, G20 की बात कर रहा हूं, G20 पर रही और मुझे ये बताइए कि इसका भविष्य में क्या असर हो रहा है, क्या अभी बताता हूं। जो हो रहा है, क्या इससे हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं? अरे सब, इंडिया हैज ऑलरेडी कम टुडे। G20 में जिस प्रकार से भारत को सब देख रहे हैं, वी आर ऑलरेडी देयर ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, आगे होने वाला क्या आप देखिए। आज जितने भी 18-19 देशों के प्रतिनिधि मंडल के जो भी लोग बाग आए हैं, उनके हेड्स आए हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि मोदी जी की उनके व्यक्तिगत सबके साथ मीटिंग है जिसके अंदर हमारे देश के मसले होंगे, इकोनॉमी होगी। अभी जैसे एक हमारी आपकी रिपोर्टर बहन बता रही थी कि किस प्रकार से चाइना को इकोनॉमिकली रिप्लेस करने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ऊपर उठ के आया है। उससे जॉब क्रिएट होंगे, सिक्योरिटी एनवायरमेंट बनेगा, डिफेंस डील्स होंगे और एक सामान्य नागरिक का एक सम्मान इंटरनेशनली बढ़ रहा है। रशिया आज नहीं आया, लोग कहते हैं अरे भाई, मुझे खैर मैं हो सकता है मेरे विचार इस पर अलग हो। मेरे पास अब 1 ही मिनट है। अदिति 20 सेकंड में जवाब दीजिए, बाकियों से मुझे हाँ या ना में जानना है। भाई ये डील के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये समस्याओं के समाधान के लिए प्रोग्राम है G20। देखिए, अगर आप सच ही पूछे तो समस्याओं के समाधान के लिए अमिताभ कांत ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा क्योंकि दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश का, पूरे वर्ल्ड का, कि रशिया यूक्रेन वॉर थमनी चाहिए। लेकिन अब रशिया इस मोड पर आ चुका है। भले ही बाली में एक्सेप्टेंस हो गया था, कहीं ना कहीं रशिया मान गया था, लेकिन अब भारत में जो रशिया यूक्रेन वॉर पर चर्चा होनी थी, अब वो नहीं हो सकती उस तरह से कि खत्म किया जाए, इसलिए अब उसको साइडलाइन कर दिया गया है। भारत की तरफ से आगे की कंसेंसस बनाने वाली बात है कि उपलब्धि किसी भी G20 जैसे महाशिखर सम्मेलन की तभी होती जब रशिया पर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आ सकता। यूक्रेन को इसीलिए नहीं बुलाया था। लेकिन ऐसे में हम अलग अलग स्तर पे बात कर रहे हैं, भारत को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन जब बात G20 के मुद्दों की होती है, क्लीन एनर्जी, रशिया की बात कर ले, रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर ले, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर ले, और एक आखिरी मुद्दा जो है
तो ये पे कंसेंसस कैसे बनता है, ये बहुत बड़ी चीज होगी कि क्या वो फाइनल कंसेंसस, लेकिन अभी फिलहाल वो कंसेंसस बनता नजर नहीं आ रहा। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवन जी आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी और अमित गोयल जी आपका भी शुक्रिया। कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है, बातचीत के साथ इंटरनली क्या चलता है वो वैश्विक स्तर पर बहुत कम बाहर आता है, लेकिन भारत के लिए वाकई में उपलब्धि है जिस तरीके से भारत की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को G20 के जरिए वैश्विक स्तर पर रखा है, इसकी एक छाप पूरे विश्व के अंदर यकीनन दिखाई दे। नमस्कार।